last entrance into our batch. तो मैंने लगभग 100-150 कंपनीज में अप्लाई किया था। तो मैं गुड मॉर्निंग बोलता था, वो गुड नाइट बोलते थे, ऐसा चलता था। काफ़ी लोग होते थे रात भर कोडिंग करते थे। मैं सुबह उठता था 4-5 बजे, तो लोग रात को कोडिंग कर रहे होते थे। एंड एवरीथिंग वाज रैंडम, कोई गोल नहीं था, कुछ नहीं था। Do you think placement season बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है? बहुत एग्रेसिव होता है। आई थिंक कंपटीशन इतना हाई होता है कि आई एम क्लियरिंग एवरी राउंड, एवरी आंसर इज करेक्ट। मतलब ऐसा होता था कि मैं इंटरव्यू दे के आ रहा हूँ, मैं अपने क्लासमेट को बता रहा हूँ कि भाई मैंने ये बताया, इसमें कुछ गलती थी तो बता। तो बोलता भाई कुछ भी गलत नहीं है तेरा। दिक्कत है कि देयर माइट बी समवन हु इज मोर फिट टू देयर क्राइटेरिया। Alright, hi everyone and welcome to a new video. A little risky video for Delhi. Today we have Sumit with us. Sumit is my batchmate from Roorkee and he has an interesting journey. The journey is interesting because he was one of the last entrants into our batch and I've seen him initially struggle a lot with CGPAs and catching up, and now he's been working at Zoopy, which is a very fast growing startup. Most of my batch is doing fairly traditional things, but he's one of the few people जो कुछ अलग भी किए हैं and it has served him well because the company grew really well in the last 3 years. So we'll talk about his journey. He's very much into fitness and a lot of things that happened during placement season, his CGPA, things like these. With that, सुमित भाई कैसे हो? बढ़िया। क्या चल रहा है? अभी तो बस जॉब चल रही है, इन जस्ट वर्क। वेरी नाइस। शुरू से अपनी जर्नी बता दो यार एक बार जनता को। ओके, तो यार आई थिंक कॉलेज में वी वर टुगेदर। तो आई थिंक हरकिरत का रूम मेरे नेक्स्ट रूम ही था, तो हरकिरत ने तो देखा ही है। तो हरकिरत का ऐसा होता था कि ही यूज्ड टू कोड अ लॉट और मेरे को कोडिंग में पता ही नहीं था कि करना क्या है। एंड आई थिंक माय फर्स्ट सेमेस्टर वेंट इनटू मोस्टली एथलेटिक्स। उसके बाद आई थिंक सेकेंड सेमेस्टर से थोड़ा कोडिंग पिक किया था। देन उसके बाद आई ऑलवेज वॉज ए मोर ऑफ ए प्रैक्टिकल गाइड। तो थ्योरी वाले जो सब्जेक्ट्स होते थे उसमें यूजुअली आई स्कोर्ड वेरी लेस, क्योंकि प्रैक्टिकल करने में ज़्यादा मज़ा आता था। तो मैं कोड काफ़ी करता था, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई कंसेप्ट पढ़ रहा हो तो कोड करने की ट्राई करता था काफ़ी। तो मेरी जर्नी हमेशा मोस्टली कोडिंग में ही रही है कि कुछ भी थ्योरी आ रही है उसको भी कोड कर करके कुछ सिंपल स्निपेट या फिर कुछ स्मॉल स्क्रिप्ट बना के टेस्ट करते रहते थे। एंड आई थिंक a lot of people started doing ICPC type of coding, so they started doing competitive programming। तो ऐसा ही होता था, काफ़ी लोग होते थे रात भर कोडिंग करते थे। मैं सुबह उठता था 4-5 बजे, तो लोग रात को कोडिंग कर रहे होते थे। One thing about him is throughout college उसका schedule बहुत अच्छा था। मतलब you used to wake up right at 4 every day. I don't know how he did it, but he did it. Yeah. तो ऐसा ही होता था कि आई यूज्ड टू वेक अप एट 4 और आधे लोग आई थिंक वेबव एंड ऑल दिस गाइज यूज्ड टू लाइक कोड टिल 5 AM इन द मॉर्निंग। तो मैं गुड मॉर्निंग बोलता था, वो गुड नाइट बोलते थे, ऐसा चलता था। तो आई थिंक ओवरऑल शेड्यूल मेंटेन रखने से काफ़ी फ़ायदा हो। मैंने एक बार आई थिंक ट्राई किया था शेड्यूल मेंटेन, मतलब चेंज करने का। लोगों ने बोला यार रात में चलो जगते हैं, पढ़ाई करेंगे। तो एक हफ्ता मैंने देखा आधे लोग तो पढ़ाई नहीं कर रहे हो, मस्ती में बात। तो मेरा शेड्यूल ऐसे बिगड़ने लगा। तो ओवरऑल मतलब हेल्थ भी इतनी सही नहीं रह रही थी उस शेड्यूल में, तो मैं वापस सेम शेड्यूल में आ गया। एंड आई थिंक वो शेड्यूल मेंटेन करना हमेशा बेनिफिट हुआ है। तो ऐसा होता था कि सुबह का टाइम काफ़ी अच्छा मिल जाता था मेरे को, 4 से सुबह 8 बजे तक। आई कैन स्टडी वट एवर आई वांट, मतलब कोड करो आराम से, कोई परेशान नहीं करता था और कोई ऐसा नॉइज़ वगैरह भी कुछ नहीं होता था। एंड वो शेड्यूल अभी भी मेंटेन्ड है, मतलब 4 to 6 के बीच में उठ जाते हैं। एंड अभी भी मतलब काफ़ी फ़ायदा मिलता है उसमें कि आप अपना दिन आराम से प्लान कर सकते हो। Damn, और सोते कब हो? What time do you sleep? मतलब 10 to 10:30 के बीच में सो जाता हूँ। That's very cool. हाँ, डिपेंड्स कि अगर कुछ प्रोडक्शन इशू तो नहीं आ गया तो काफ़ी टाइम में ऑन कॉल रहता हूँ चीज़ों में। How are you at like there are so many distractions. 2 बजे से पहले तो मतलब कोई I think कोई नहीं सोता है आजकल तो। राइट आई थिंक ये काफ़ी बड़ा इशू है मेरे लिए भी। तो ऐसा होता था कि पहले हमारी काफ़ी सारी डिप्लॉयमेंट्स रात में होती थी, तो थोड़े टाइम हम जगने लगे थे। बट ऐसा होता था कभी कभी हम रात को 2 बजे डिप्लॉयमेंट शुरू कर रहे हैं, रात को कुछ फट गया तो अब लोगों को बुलाना पड़ता था कि यार फट गया, अब करे क्या। काफ़ी चीज़ें मैनुअल करते थे, तो ये डिसीजन होता था सब कुछ रिवर्ट मारो, 4-5 बजे तक सो जाओ। तो अगले दिन देखते थे और फिर अगले दिन रात को 2 बजे उठना पड़ता था। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे कंपनी में रूटीन बनने लग गया कि सुबह करते हैं डिप्लॉयमेंट 6 बजे, अगर कुछ इशू होगा भी 8 बजे तक तो लोग उठ जाएंगे और अपन संभाल लेंगे। Nice. तो आई थिंक
बाकी लोगों ने भी फॉलो किया कि हाँ चलो सुबह उठ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक मेरी वजह से काफ़ी लोगों के रूटीन्स थोड़े थोड़े चेंज हुए। आई थिंक कॉलेज में भी काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस हुए थे बीच बीच में, Right. तो वो सुबह 6 बजे उठ के मेरे साथ रनिंग के लिए जाने लग गए थे। बट हाँ वो ज़्यादा दिन नहीं चलता था। नाइस। मुझे भी करना है भाई, मतलब ठीक है मैं बोल ही रहा हूँ ये 6 साल से आपको शायद, बट हाँ मेरा बहुत मन है स्केड्यूल फिक्स करने का। राइट राइट। तो आई थिंक वो सेकेंड ईयर वगैरह के बाद, सेकेंड ईयर में मैंने इंटर्नशिप की थी। सो हाँ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइम था कि फर्स्ट ईयर के बाद मेरे को ये था कि मेरे को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने बहुत सारी इंटर्नशिप्स में अप्लाई किया। आई थिंक इंटर्नशाला तब नया नया आया था, तो मैंने लगभग 100-150 कंपनीज में अप्लाई किया था। एंड एवरीथिंग वाज रैंडम, कोई गोल नहीं था, कुछ नहीं था। आधी तो मेरी वीडियो एडिटिंग की कंपनीज में अप्लाई किया था मैंने। अच्छा। आई थिंक तुम्हें याद होगा मैं फोटोशॉप कर रहा था उस टाइम I पे, remember. तो तुम्हारे भी बहुत सारे फोटोज मॉर्फ करके बनाए थे। तो फोटोशॉप वीडियो एडिटिंग में थोड़ा शौक आया था, एंड तो उस टाइम मैंने काफ़ी कंपनीज में अप्लाई किया था, इवन ड्रीम वर्क्स में अप्लाई किया था। अच्छा। तो उन्होंने अरे बोल बाप दिया रे। कि भाई तुम्हारी डिग्री ही अलग है, क्या कर रहे हो इधर क्यों अप्लाई कर रहे हो। Right. तो आई थिंक 3 कंपनीज में मेरा सिलेक्शन हुआ था। उनमें से फिर मैंने एक चूज़ की थी। IIT दिल्ली का एक स्टार्टअप था, रिग नैनो सिस्टम्स करके। ओके। सो देवर MIT अवार्डेड। तो उनका एक टूल था, मतलब वो हीमोग्लोबिन चेक करता था, छोटी सी डिवाइस थी। तो उनका इंटरनल ERP सिस्टम बनाना था। ओके। बेसिकली वो लोग सेल्स करते थे, डॉक्टर्स को बेचते थे वो डिवाइस। तो सेल्स वाले लोग कैसे जा रहे हैं, मतलब कितनी सेल्स कर रहे हैं, उनकी लोकेशन ट्रैकिंग वगैरह, वो सारी चीज़ें एंड्रॉयड ऐप में बनानी थी। एंड उससे पहले उनका इंटरनल भी सिस्टम था, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था, तो वो रूबी ऑन रेल्स वगैरह में बनाया था। आई थिंक 2 मंथ्स इंटर्नशिप थी, काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था। आई थिंक 4 लोग थे, ऑल फ्रॉम IITs, मतलब एक IIT मद्रास का बंदा था, IIT बॉम्बे का भी था, और एक IIT दिल्ली का भी था शायद। 4 लोग थे, तो चारों लोग काफ़ी बढ़िया काम रहा था सेकेंड ईयर में? हाँ सेकेंड ईयर की इंटर्नशिप। तो उसमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला था। आई थिंक 2 महीने आई कुड लर्न एवरीथिंग फ्रॉम फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेसेस एंड एंड टू एंड, पूरा एक ऐप बनाना, यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं उस ऐप को, आपका सब कुछ चल रहा है प्रोडक्शन में लाइव। आई थिंक वो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। उसमें लगा था कि उसके बाद पता चला था कि यार आई हैव इंटरेस्ट इन बिल्डिंग प्रोडक्ट्स। तो ऐसा नहीं है कि जस्ट थियोरेटिकल या एकेडमिक है, मेरा इंटरेस्ट प्रोडक्ट्स बिल्डिंग में काफ़ी है, तो वो पता चल गया था मेरे को। गॉट इट। एंड आई थिंक उसके बाद आई मतलब केम बैक टू कॉलेज। तो उसके बाद वही DBMS का अपना कोर्स अगले ही सेमेस्टर में था, तो काफ़ी इंटरेस्ट आया था उस कोर्स में। तो उसमें काफ़ी प्रैक्टिकल्स किए, SQL क्वेरीज वगैरह काफ़ी लिखते थे। नाइस। तो वो इंटरेस्ट से थ्योरी में भी इंटरेस्ट बन गया कि प्रैक्टिकल चीज़ें, थ्योरी इज़ ऑल्सो टीचिंग द सेम थिंग, तो थ्योरी भी अच्छे से पढ़ो। नाइस। तो धीरे धीरे आई थिंक मेरी ग्रेड्स इंप्रूव होने लगी थी। आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन स्टडीज एज वेल। एथलेटिक्स तब तक ड्रॉप कर दिया था, एंड उसके बाद मतलब पर्सनली, मतलब अपने आप ही स्पोर्ट्स एक्सप्लोर कर रहे थे। आई थिंक हमने वॉलीबॉल वगैरह शुरू कर दिया था कॉलेज में, राइट। तो अपने भवन में ही खेलते थे। अच्छा। हाँ। हाउ वाज योर CGPA trajectory throughout? आई थिंक CGPA started from 6 to, then I went to 7 point, I think I went to 7, Got it. 6 to 7, 4 years के मतलब ड्यूरेशन में धीरे धीरे ग्रो करी। बट हाँ ऐसा ही होता था कि मेरे को हर सेमेस्टर में 1 या 2 सब्जेक्ट में ही ज़्यादा इंटरेस्ट आता था, तो उन पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता था। बाकी यूजुअली मेरे कम फोकस वाले रहते थे, और मैं साथ में प्रैक्टिकल चीज़ें भी करता रहता था। तो CGPA इतना मेरे को लगता नहीं था, तो मेनली बस फोकस यही था कि प्रैक्टिकल लर्निंग होनी चाहिए, एंड आई एम एबल टू शो माई वर्क टू बेसिकली इन पब्लिक। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा था कि मैंने सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप कर ली थी, तो मेरे को एक्चुअली आई हैड द क्रेडिबिलिटी कि मैं अगर किसी स्टार्टअप में अप्लाई करूँगा तो लोग वो वर्क देख के मतलब बोल देते कि हाँ तुमने इतना काम किया है, तुमने ये सारा पूरा प्रोडक्ट बनाया। आई कुड विजुअली शो द प्रोडक्ट। राइट। तो आई हैड ए टेस्टिंग एनवायरनमेंट जिसमें मैं विजुअली दिखा सकता था कि कैसे चीज़ें चलती हैं। तो वो काफ़ी क्रेडिबिलिटी थी। तो जहाँ भी मैं अप्लाई करता था स्टार्टअप में, थर्ड ईयर के इंटर्नशिप में आई थिंक काफ़ी सारे लोग इन कैंपस ले रहे थे, बट मैं बाहर देख रहा था। अच्छा। हाँ, इन कैंपस भी चल रहे थे, एक आध कंपनी में हुआ था, बट मेरे को उतना सही नहीं लगा था। तो इन दी एंड क्या होता है, रिग नैनो सिस्टम्स वालों ने ही अच्छा ऑफर दिया मेरे को। अच्छा। कि जितना तुम्हें मिल रहा है उससे ज़्यादा बढ़ा के देंगे। अच्छा। तुम अब हमारे साथ ही काम कर लो, हमारा जो प्रोडक्ट है उसको इम्प्रूव कर लो। ओके। तो क्या हुआ था कि मैं रिमोटली थोड़ा काम कर रहा था उनके साथ, तो ओवरऑल मतलब हर महीने दे यूज्ड टू पे मी समथिंग, एंड डेली मैं थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करता था उनके प्रोजेक्ट में। तो उनका प्रोडक्ट लाइव भी था, एंड रियल यूजर्स यूज़ कर रहे थे, एंड फाइनली मेरी नेक्स्ट
इंटर्नशिप भी उन्हीं के साथ थी। उस टाइम मैं अकेला था। हम्म, उस टाइम उन्होंने किसी और को हायर नहीं किया क्योंकि मेरे को सारी नॉलेज थी सिस्टम्स की, और बहुत सारी स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखना, इवन उनका पेरोल वगैरह की स्क्रिप्ट्स मैंने पाइथन में बनाई थी। अच्छा। तो हर बंदे की पेरोल स्क्रिप्ट, मतलब वहाँ पे वो बस आइडिया डाल देता था, डेटा भर देता था, एक सिंपल सा जीयूआई बना देता, टिंकर होता था एक, उसमें जीयूआई बना दिया था, तो उससे पीडीएफ बन जाती थी। तो वो बंदा बड़ा खुश हुआ था पेरोल वाला कि यार बढ़िया पीडीएफ बन रही है। नाइस। तो ऐसे काफ़ी सारे छोटे मोटे टूल्स मैंने बनाए, एंड्रॉयड ऐप बनाई थी, और रूबी ऑन रेल्स का जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसको कंटिन्यू किया था। तो ओवरऑल मेरे को एक प्रोडक्ट को स्क्रैच से सोचना, एक एक चीज़, एक एक क्वेरी लिखना, सारी चीज़ें स्क्रैच से बना के पूरा स्केल करने का भी मौका मिला। मतलब बहुत ज़्यादा स्केल नहीं था, बट ये था कि लोगों के मामले में स्केल था। कंपनी बड़ी हुई थी तो ज़्यादा लोग यूज़ करने लगे, ज़्यादा एज केसेस आने लग गए, ज़्यादा फीचर्स आने लग गए। तो वो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा कि मैंने अपना ही प्रोडक्ट पे कंटिन्यूशन किया। और आई थिंक अपना कुछ स्क्रैच से बनाते हो एंड देन उसे कंटिन्यू बनाते रहते हो तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। करेक्ट। और अदर देन कि कोई बड़ी कंपनी में जाके मैं कुछ छोटा सा प्रोजेक्ट करता जो मे भी कभी प्रोडक्शन लाइव भी नहीं जाता, ये मेरे को लगा कि सही अपॉर्चुनिटी थी। बट आई थिंक वो प्लेसमेंट्स में हर्ट की चीज़। अच्छा। कि उन्हें लगा कि यार इस बंदे को कहीं काम नहीं मिला, इसलिए इसने सेम जगह इंटर्नशिप की। अच्छा। तो एक दो जगह तो मैं ऐसे ही रिजेक्ट हुआ था। अच्छा। कि सारे मतलब इंटरव्यू राउंड्स क्लियर कर लिए, फर्स्ट राउंड मतलब कोडिंग राउंड क्लियर हो गया, तुम्हारा DSLGO वाला राउंड क्लियर हो गया, नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम वाला राउंड क्लियर हो गया, बट फिर भी वो आके HR वगैरह कुछ देखते और बोलते नहीं भाई नहीं लेना, क्योंकि तुमने कोई बड़ी कंपनी में नहीं किया। तो बहुत सारे उल्टे सीधे लफड़े होते हैं प्लेसमेंट्स में, तो लक की बात होती है। एंड आई थिंक ऐसा था कि 4 दिन पूरे प्लेसमेंट्स के टाइम में सोया नहीं था। अच्छा। लिटरली पहले दिन से शुरू हुआ था, डे 0 पे तो नहीं था मेरा, डे 1 से शुरू थे। तो डे 1 पे 2-3 इंटरव्यूज थे, फिर डे 2 पे थे। बट ये था कि एकदम वो नहीं हो जाती नंब वाली फीलिंग हो जाती कि यार अब जो चल रहा है चलने दो। बट ये था कि हो ही जाएगा कहीं ना कहीं, नहीं होगा तो एक कंपनी पीछे बैठी है जो बुला रही है बहुत दिन से कि भाई कुछ नहीं मिले तो आ जाना, हमारे पास जॉब है। ठीक है। बट ये था कि मेरे को एक्सप्लोर करने का बहुत मन होता है कि मैं एक काम तो कर लिया, मैं दूसरा एक्सप्लोर कर लेता हूँ, अगर होगा उन्हें ज़रूरत होगी तो मैं पार्ट टाइम उनके साथ कंट्रीब्यूट कर लूँगा। तो मेरा ये प्लान था कि भाई उनका इतना बड़ा काम तो है नहीं, अगर पार्ट टाइम करना होगा मैं उनको सपोर्ट कर दूंगा। तो मैं कुछ नया ढूंढता हूँ, तो मैं करता रहा। 4th डे पे आई थिंक हो गया था। तो 4th डे पे फर्स्ट हाफ में ही, मतलब पहले फर्स्ट हाफ में ही हो गया था। सेकंड हाफ में मतलब मेरे को पता चल गया था कि हो गया है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद और 3-4 इंटरव्यू हुए। उसके बाद जो इंटरव्यू है सब में हो गया। अच्छा। मतलब और उस मतलब एक बार पता चल जाता है तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। तो डर ही नहीं लग रहा था किसी भी इंटरव्यू में। तो भाई HR वगैरह भी काफ़ी बड़े खुश कि यार सही है, सब कुछ बड़े कॉन्फिडेंस से बता रहा है। तो आई थिंक 2-3 कंपनीज ने फॉर्मल ऑफर दे दिया था। एक HSBC में हुआ था, एक टेल्स्ट्रा में हुआ था। बस वही था कि प्लेसमेंट वालों ने बोल दिया कि भाई जिसका हाईएस्ट पैकेज है आप उसको ही पिक कर सकते हो, उससे नीचे वालों को नहीं पिक कर सकते। आई थिंक उसके बाद बहुत बढ़िया स्टोरी चालू हुई थी जो काफ़ी इंस्पायर की थी मेरे को खुद को, कि ऐसा हुआ था कि काफ़ी सारे लोग फ्रॉम अदर ब्रांचेस वर आल्सो माय फ्रेंड्स, जो स्पोर्ट्स वगैरह के ग्रुप से थे, एंड अदर पीपल हु वर लिविंग नियर बाय इन आवर हॉस्टल। तो अब बाकी लोगों का भी प्लेसमेंट्स बचा है। आई थिंक अपने बैच के भी कुछ लोगों का बचा था, तो हम उनके साथ बैठे अब मतलब लास्ट के फिर मतलब 8वें-9वें दिन तक हम लोगों के साथ बैठे, सबकी तैयारी करवाई, बिल्कुल इंटरव्यू स्पेसिफिक कि भाई बंदा क्या पूछ सकता है, इमीडिएटली तुझे क्या आंसर देना है। बहुत सारे लोगों को हमने मतलब एंड तक टिके रहे लोगों के साथ कि भाई हो जाएगा करते रहो। एंड आई थिंक एंड 8वें-9वें दिन तक भी वो लोगों के हुए थे। एंड काफ़ी खुश हुए थे हम लोग कि भाई जिस लोगों के साथ बैठे हैं वो लोग ले पा रहे हैं जॉब। आई थिंक काफ़ी लोगों को वो होता है, काफ़ी डिप्रेशन में आ जाते हैं लोग। ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन रहती है कि यार बंदा IIT में है तो हो ही जाएगा, बट IIT में जो ऐसा होता नहीं है कि सबका हो जाएगा। तो लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं कि यार हुआ कैसे नहीं ये वो। बट यही था कि लोगों का हौसला बढ़ाते रहे, हम लोग बैठे रहे कि यार कोड में ऐसे बताते रहे। काफ़ी सारे लोगों का कोडिंग का भी बैकग्राउंड नहीं था, तो वो बेसिक एप्टीट्यूड वगैरह की टेस्टिंग भी कर रहे थे, उतने पे ही ले जा रहे थे। तो मतलब प्लेसमेंट वगैरह ठीक ठाक हो गए थे। मतलब एंड में मेरे को पता ही था कि हो ही जाएगा कहीं ना कहीं, मेरे को दिक्कत नहीं है, बाहर भी मैं अप्लाई करूंगा मेरे को मिल जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस काफ़ी था और बहुत सारी चीज़ें सीख चुका था मैं उस टाइम पे। HTML CSS जावास्क्रिप्ट बैकएंड नोड.js वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर चुका था, Django वगैरह भी एक्सप्लोर कर चुका था। तो मल्टीपल टेक स्टैक्स उस टाइम तक मैं एक्सप्लोर कर चुका था, और एक कंपनी से ऑफर ऑलरेडी था मेरे पास। तो मेरे को ये पता था कहीं नहीं मिलेगा तो वहाँ तो मिल ही जाएगा। तो उसके बाद फिर
गए अपन हैदराबाद। टेल्स्ट्रा में? हाँ ठीक है, उससे तो पहले दो हाँ, क्वेश्चन है मेरे पास। डू यू थिंक प्लेसमेंट सीजन बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है आईआईटी? बहुत एग्रेसिव होता है। आई थिंक कंपटीशन इतना हाई होता है कि आई एम क्लियरिंग एवरी राउंड, एवरी आंसर इज करेक्ट। मतलब ऐसा होता था कि मैं इंटरव्यू दे के आ रहा हूँ, मैं अपने क्लासमेट को बता रहा हूँ कि भाई मैंने ये बताया, इसमें कुछ गलती थी तो बता। तो वो बोलता भाई कुछ भी गलत नहीं है तेरा, बट दिक्कत ये कि देयर माइट बी समवन हु इज मोर फिट टू देयर क्राइटेरिया। जैसे ऐसा था कि आई थिंक एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है शायद, उसका नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, तो वो इंटरव्यूज ले रहे थे। तो मैं था उसमें, और भी लोग थे हमारे बीटेक वाले, बट एमटेक वाले भी थे। तो उन्होंने एमटेक वालों को चूज कर लिया बिकॉज दे न्यू कि भाई ये बंदा निकल जाएगा जल्दी, एमटेक वाले टिक जाएंगे। करेक्ट। ठीक है, ऐसे भी चीज़ें आ जाते हैं। फिर ऐसा आता है कि नॉर्मल जो डे 1 पे थे इंटरव्यूज, उसमें ऐसा था कि मेरी सीजीपीए जस्ट थोड़ी सी कम है, तो वो हायर सीजीपीए वाले को ले गए, राइट। एंड ऐसा भी हुआ एक बार कि आई थिंक एक फाइनेंशियल सिस्टम्स वाली कंपनी थी, उसका भी नाम नहीं याद आ रहा, तो उन्होंने केमिकल वाले ब्रांच वाले उठा लिए। अच्छा। कि सीएस वाले उठाएंगे ये तो भाग जाएगा, Right. केमिकल वाले को उठाओ ये टिकेगा 3 साल तो। ठीक है, तो काफ़ी लक मैटर करती है उधर कि तुम्हारा कहाँ पे होना है। वो तुम्हारी प्योर स्किल या नॉलेज पे डिपेंड नहीं करेगा, काफ़ी ज़्यादा लक होती है। एंड मतलब काफ़ी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। Right. एंड आई थिंक ऐसा था कि तुम्हारे कन्फ्लिक्टिंग इंटरव्यूज हो सकते हैं कि मेरा मरकारी में भी इंटरव्यू था सेम टाइम पे, मेरा आईबीएम में भी इंटरव्यू था सेम टाइम पे, राइट। तो आईबीएम वाले में बैठा रहा, बट वो आईबीएम वाले इंटरव्यूअर्स नहीं आए, तो मेरा मरकारी में भी मिस हो गया, आईबीएम में भी मिस हो गया। राइट। तो ऐसा था कि आईबीएम में इवन मेरी मशीन लर्निंग की मतलब एप्लीकेशन थी, तो अब मशीन लर्निंग में मैं अकेला ही बचा था, तो मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाता। और मशीन लर्निंग का मेरा बैकग्राउंड भी था, तो मेरे लास्ट के 2 प्रोजेक्ट्स, माइनर प्रोजेक्ट और मेजर प्रोजेक्ट, दोनों मशीन लर्निंग के थे। अच्छा। एंड जो मेजर प्रोजेक्ट था उसमें तो आई थिंक मेरे को वो बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड भी मिला था फाइनली। हाँ नाइस। हाँ, 6,000 रुपये मिलते हैं उसके। तो कॉलेज का अपने ब्रांच का बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड मिला था उसमें। तो आई थिंक वो सारी चीज़ें मिला के आईबीएम में हो जाता, बट आईबीएम के इंटरव्यूज नहीं आ पाए, तो वो दिक्कत हो गई थी। गॉट इट। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको चीज़ें आती हैं, आप बेस्ट कोडर हो या आपके बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं या आप बिल्कुल प्रोफाइल फिट कर रहे हो, तब भी काफ़ी सारे फैक्टर्स विच आर नॉट रिलेटेड टू यू करेक्ट कैन कम इन बिटवीन और आपका नहीं होगा। मेरे लिए भी बहुत प्लेसमेंट सीजन सक्सेसफुल था, पता नहीं तुम्हें पता है कि नहीं, बट डे 0 पे मैं था और मेरी एक फ्रेंड थी, हम दोनों का गोल्ड 1 में रैंक 1 और रैंक 2 था, राइट। तो हमें लगा था हमारा तो हो ही जाएगा गोल्ड 1। तो गोल्ड मैन ने 2 बजे तक इंटरव्यू किए, 2 बजे हमें प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर ने बोल दिया कि तुम्हारा तो हो ही जाएगा। तो हमें लगा हमारा हो गया दोनों का, राइट राइट और सुबह 6 बजे पता चला कि उसका नहीं हुआ था, मेरा हो गया था। राइट। फिर 7 बजे से इंटरव्यूज उसके, पूरी रात नहीं सोए हैं। तो मैं डे 8 तक तो इमेजिन भी नहीं कर सकता, डे 2 पे ही मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि भाई कैसे लोग कर रहे हैं। जैसे केतन था, उसका भी काफ़ी बीटी हो गई थी। मतलब मेरा तो ऐसा था कि मैं सो ही नहीं रहा हूँ और मेरी हालत ऐसी होगी कि अब नींद भी नहीं आ रही है। बहुत ही ऐसा अजीब सा फीलिंग हो गई थी। राइट। और बहुत रैंडम क्वेश्चंस आते थे यार, रीजनिंग के वो क्वेश्चन नहीं आते, ये शेप कैसी होगी, वो शेप कैसी होगी। रात में दिमाग घूम रहा है, नींद नहीं आ रही है, और वैसे ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं उस पर। मतलब रात में हम वो शेप्स उल्टी सीधी बना के ट्राई कर रहे हैं कि यार ये शेप किससे मैच कर रही है। राइट। एंड बैक टू बैक इंटरव्यूज, कोडिंग टेस्ट चलते ही रहते हैं, बहुत एग्रेसिव होता है। करेक्ट, सही है। ठीक है, तो फाइनली गॉट इनटू टेल्स्ट्रा। हाँ, तो टेल्स्ट्रा में आई थिंक मेरा गोल क्लियर था कि इधर जाके बेसिकली यू हैव टू बी द बेस्ट, मतलब एज इन सब कुछ बेस्ट नहीं करना, अपना बेस्ट देना है, और जितना हो सके तुम सही से कंट्रीब्यूट करो कंपनी में, एंड ट्राई टू गेट द बेस्ट अपॉर्चुनिटी पॉसिबल। मतलब ऐसे होता है कि कंपनीज में पहले यही डाउट होता था लोगों का कि यार तुम किसी कंपनी में जाओगे तो तुम प्रोडक्शन में कोड डिप्लॉय करोगे भी या नहीं, राइट। बहुत सारी कंपनीज में ऐसा होता है कि भाई तुम बैठे रह जाते हो, जैसे सर्विस बेस्ड कंपनीज में होता है, तुम्हें बेंच पे बिठा देते हैं, ट्रेनिंग देते रहते छोटी मोटी, और 1 साल तक तुम कुछ नहीं करते। करेक्ट। तो ऐसे डाउट्स काफ़ी थे लोगों के दिमाग में, और वो कंपनी भी ऐसी थी, दे यूज्ड टू हैव मतलब इन्फोसिस, विप्रो एंड कॉग्निजेंट एज देयर सर्विस प्रोवाइडर्स। तो वो क्लाइंट थे इन कंपनीज के लिए, ठीक है। टेल्स्ट्रा आई थिंक सेकंड बिगेस्ट क्लाइंट था इंडियन कंपनीज के लिए। अच्छा। हाँ, तो टेल्स्ट्रा इज लाइक जियो ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऐसा मान सकते हो। वो इवन इंडिया में जो पहली कॉल हुई थी वो टेल्स्ट्रा के ही नेटवर्क से हुई थी। अच्छा। तो काफ़ी पुरानी कंपनी है वो। तो पुरानी कंपनी है, डेफिनेटली लेगेसी सिस्टम्स होंगे, तो तुम्हें पता ही था कि भाई
सीखने इतना वाला। हाई पेस्ड एनवायरनमेंट नहीं होगा, सो यू नीड टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज योरसेल्फ। राइट। तो पहला मेरा जो प्रोजेक्ट था वो इंटरनल प्रोजेक्ट ही था। तो हम जो प्रोडक्ट बनाते थे वो मेनली इंटरनल CTOs CEOs वगैरह ही यूज़ करते थे। तो हमारा प्रोडक्ट ऐसा था कि वो ओवरऑल जितने भी टीम्स हैं कंपनी में, 400-500 टीम्स हैं अगर, तो सब लोग जीरा किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, हाउ दे आर प्रोग्रेसिंग देयर टिकट्स। तो एजाइल माइग्रेशन कर रहे थे वो बेसिकली, ओके। कि मॉडर्न वर्कफ्लोज में तुम्हें ढलना है। अब ऐसा नहीं कि तुम जैसे पहले वाटरफॉल मॉडल में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते थे वैसे नहीं करना, Right. एजाइल मेथोडोलॉजी में तुम्हें काम करना है। तो लोगों के जीरास वगैरह ट्रैक करना। सो वी हैड सेल्फ होस्टेड जीरास, मतलब जीरा की टीम के साथ ही रहता था। राइट। तो उन्होंने APIs दे दी थी इंटरनल, हमें काफ़ी सारी APIs दे दी थी और बता दिया था कि ऐसे ऐसे मैट्रिक्स ट्रैक कर सकते हो। तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें इंटरनल डैशबोर्ड्स वगैरह बनाने होते हैं। तो आई थिंक वो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट था कि जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें देख लेते थे हम। फ्रंट एंड थोड़ा बहुत देख था, मोस्टली मैं बैक एंड पे ही था। तो जावास्क्रिप्ट वगैरह पहली बार करना शुरू किया था। एंड आई थिंक जावास्क्रिप्ट काफ़ी सही चीज़ है API कॉल्स वगैरह मारने के लिए, और विजुअलाइजेशन वगैरह D3JS वगैरह अगर तुम्हें चार्ट्स वगैरह बनाने उस टाइप के, तो वो काफ़ी सही रहता था। और आई थिंक हमारा टेक लीड काफ़ी अच्छा था, तो वो रोटेशन कराता रहता था टास्क में अच्छा। कि भाई तुम थोड़ा फ्रंट एंड का देख लो, करेक्ट। फिर अगले वीक तुम बैक एंड का देख लो। एंड वो काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रहा था। बट वही था कि वहाँ पे काफ़ी स्लो पेस पे काम हो रहा था। एंड आई थिंक लर्निंग के मामले में उतना हाई पेस लर्निंग नहीं थी और काफ़ी खतरनाक प्रोजेक्ट नहीं था। एंड जो तुम बना रहे हो उसको यूज़ करने वाले काफ़ी कम लोग हैं। तो वो एक फीडबैक नहीं मिल रहा था कि यार जो मैं बना रहा हूँ वो बहुत ही वैल्यूएबल नहीं होगा। मे बी वैल्यूएबल फॉर समबडी, बट मेरे को नहीं लग रहा कि आई एम बिल्डिंग फॉर लार्ज मास, राइट। सो आई थिंक तो वो एक मोटिवेशन फैक्टर था वहाँ से निकलने का। तो हमारे फ्लैट में आई थिंक मेरे 2 और फ्लैटमेट्स थे, सेम कंपनी में ही काम कर रहे थे। तो हमने प्लान बनाया कि चलो यार पढ़ाई करना शुरू करते हैं, इंटरव्यूज देते हैं। तो आई थिंक 7-8 महीने बाद हमने तैयारी करना शुरू कर दी। अच्छा। तो बढ़िया हॉल में बैठ के सब लोग पढ़ रहे होते थे। अच्छा। एंड आई थिंक ऐसा हुआ था कि विद इन 4 मंथ्स सबका प्लेसमेंट बैंगलोर में हो गया। अच्छा। एंड हम एक साथ फ्लैट छोड़े। अच्छा। हाँ। तो अच्छा, आपकी पहले हैदराबाद में थी क्या? हाँ, पहले हैदराबाद में थी, 2 महीने ट्रेनिंग थी। देन आई वेंट टू पुणे। पुणे में एक्चुअल जॉब थी। अच्छा। फिर पुणे से हमने बैंगलोर Shift की जॉब ली। तो प्लान ये था कि छोटे स्टार्टअप में जाना है, सबका यही प्लान था Got कि यार छोटे स्टार्टअप में जाके स्क्रैच से चीज़ें बनाएंगे, मज़ा आएगा। वही सबका माइंडसेट था। एंड आई थिंक तीनों ने ही ऐसी जॉब पकड़ी कि छोटे स्टार्टअप में गए। तो मैं तो ऐसे स्टार्टअप में गया जहाँ पे एक ही बंदा था बैकएंड का, और फिर सेकंड बंदा मैं आया था, और वो भी मेरे से 1 महीना पहले आया था। एंड क्या था कि एक टेक्सटाइल का बिजनेस था। तो वो जैसे स्विगी जोमेटो ये सब है ना, इनके जो बैग्स बनते हैं, डिलीवरी बैग्स, तो हम वो बनाते थे। तो ऊबर ईट्स हमारा सबसे बड़ा वो था कस्टमर, एंड काफ़ी सारे कस्टमर थे। तो वो बंदे की कंपनी काफ़ी पहले से चल रही थी, एंड वो काफ़ी अच्छा बिजनेस चला रहा था। ऑफलाइन बिजनेस काफ़ी बढ़िया चलता था, एक्सेल शीट्स वगैरह पे मैनेज हो जाता था। तो उसका पूरा सिस्टम हमें बनाना था, B2B वाला सिस्टम भी बनाना था, B2C भी बनाना था। तो हमने अमेजन जैसी पूरी वेबसाइट 6 महीने में बना डाली। ठीक है, हमने बैकएंड पूरा बना दिया, APIs धड़ाधड़ कोडिंग कर रहे हैं, नॉन स्टॉप कोडिंग कर रहे हैं। फ्रंट एंड का बंदा नहीं है हमारे 6 महीने बाद हमने फ्रंट एंड का बंदा लिया। भाई वो बंदा आया काफ़ी फाड़ू। अच्छा। मतलब उसने जो 2 महीने में खींचा है ना फ्रंट एंड, अलग ही लेवल पे। मतलब 8 महीने में हमारी पूरी वेबसाइट बन के रेडी, एंड टू एंड पूरे फ्लोज चल रहे हैं, एंड पूरा माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है। एंड आई थिंक एक बंदा हमारे साथ एज ए फ्रीलांस था। वो हमारे कंपनी में एक प्रोडक्ट वाला बंदा था, उसका फ्रेंड था। तो ही वाज एक्टिंग एज ए कंसल्टेंट CTO। सो उसने काफ़ी कुबरनेटिस वगैरह, काफका वगैरह ये सारा सेटअप करके रख रखा था। हमें बस कोड पुश करना था, वो ऑटोमेटिक डिप्लॉय हो जाता है। कोड फ्रेश आई थिंक हम एक टूल यूज़ करते थे, वो उसमें ऑटोमेटिकली हुक्स लगे हुए थे, वो जैसे कोड पुश करो डिप्लॉय हो जाता था। तो वहाँ पे आई थिंक मेरा शेड्यूल काफ़ी सही था। तो बेसिकली मेरा ऐसा था कि मैं सुबह 9:30 के आसपास निकलता था ऑफिस के लिए। 4 किलोमीटर समय था। अच्छा। सो आई यूज्ड टू बेसिकली 1 घंटा मतलब बैंगलोर में? नहीं 1 घंटा नहीं। तो बहुत ही सीधा रोड था लकीली। मतलब मेरी सोसाइटी से ही एक बंदा जाता था। अच्छा। सो उसके साथ मैं कार पूलिंग करता था। तो वो मेरे को मतलब 10 मिनट दूर छोड़ देता था, वहाँ से मैं पैदल चला जाता। तो वहाँ जाते ही मैं पहले तो इडली खाता था। मेरा ब्रेकफास्ट वही ऑफिस के बाहर ही एक शॉप थी, वहाँ करता था। तो कोई नहीं आया हुआ था, मैं अकेला ही बैठा होता था। वहाँ भी 6 बजे पहुँच जाते थे? नहीं 10 बजे। तो हाँ 10 बजे
मतलब कोडिंग चालू हो जाती थी ऑफिस में Got मेरी। it. तो वहाँ पे फिर अपन लंच तक 1 बजे तक कोडिंग करते थे, फिर उसके बाद लंच करने जाते थे। लंच भी पास में एक शॉप थी, वहाँ करते थे। ठीक है। फिर वापस आके 1:45 या 2 बजे से फिर से कोडिंग चालू, शाम को 6:30 तक कोडिंग चालू। Got it. एंड आई थिंक एक मेरे ऑफिस में एक बंदा था, हम्म, वही मेरे को ड्रॉप कर देता था, मतलब मेरे घर के पास तक, वहाँ से फिर मैं पैदल आ जाता था। तो वहाँ पे आई थिंक मेरा सेम रूटीन था। हम्म, डेली सुबह 10 बजे से कोडिंग, 6:30 तक नॉन स्टॉप कोडिंग, Got it. ये चलता था। Got it. तो वो आई थिंक मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम था मेरा, जिसमें मैंने इतनी ज़्यादा कोडिंग की है कि क्योंकि तुम एंड टू एंड पूरा फ्लो बना रहे हो, पेमेंट्स, ई कॉमर्स वगैरह, वो सारी चीज़ें बना रहे हो, तो तुम्हें काफ़ी आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से एक प्रोडक्ट चलता है Correct. एंड टू एंड। आपका ई कॉमर्स का पूरा फ्लो का आपको आइडिया लग जाता है। हम्म, तो उसके बाद क्या हुआ, आई थिंक कोविड आया था उस टाइम। तो कोविड आया तो हमारी तो ऑफलाइन चीज़ें चलती थी, फैक्ट्रीज वगैरह थी, वो सारी बंद करा दी गवर्नमेंट ने। Got तो it. क्या था, सेल्स वगैरह रुक गई। उसी टाइम पे ऊबर ईट्स इंडिया से एग्जिट कर गया था। अच्छा, तो हमारे इंडिया के ऊबर ईट्स के सारे ऑर्डर्स बंद हो गए। पड़े रह गए। एंड फिर हमारा श्रीलंका में भी एक्सपोर्ट होता था, तो वो भी बंद हो गया था। तो एक साथ ही बंद हुआ मतलब हाँ, सब? एक साथ काफ़ी सारी चीज़ें बंद हुई। तो यही था कि नाउ CEO ने बोल दिया कि आई माइट नॉट बी एबल टू अफोर्ड ऑल द इंजीनियर्स। हम्म, तो उन्होंने बोला कि भाई आप लोग आराम से जॉब देख लो, हम्म, मिल जाए तो आराम से आप लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने बोला, हमने जॉब सर्च चालू कर दी। तो जैसे ही चालू की, कोडिंग टेस्ट वगैरह देने चालू किए, आई थिंक 10 दिन के अंदर ही एक और ऑफर आ गया था मेरे हाथ में। अच्छा, तो ऑल्दो कोडिंग की प्रैक्टिस ऐसे मैं करता नहीं हूँ, बट इंटरव्यू में इतना टफ नहीं चीज़ें पूछी थी, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस पूछे थे, वो हो गए थे। एंड बाकी बेसिकली आपकी अप्रोच, अगर आप चीज़ें समझ पाते हो, इम्प्लीमेंट कर पाते हो, तो हो जाता है। राइट, एंड आई थिंक जो फाइनल मेरा राउंड था CTO के साथ, उसमें भी मतलब 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा हो गया था मेरा। तो मेरे को लग रहा था कि हो नहीं पाएगा। तो बट वो था कि इम्प्लीमेंट कर दिया था ठीक तरीके से, क्योंकि इंटरव्यू में ना ऐसे क्वेश्चंस थे कि आपको कोड बहुत सारा करना है। एंड कोडिंग की तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो गई थी कि यार तुम दिन रात कोड ही कोड कर रहे हो, तो तुम्हारे हाथ भी तेज चलने लग जाते हैं, और तुम्हें जैसी प्रॉब्लम आती है तुम्हारे दिमाग में, तुम कोड करना चालू कर देते हो। करेक्ट। तो इवन उस टाइम पे ऐसी आदत थी कि यार तुम प्रॉब्लम बोलोगे, मैं सोचूंगा भी नहीं, मेरे दिमाग में आइडिया बन जाएगा, मैं कोड करना चालू कर दूंगा। एंड वो CTO मतलब देख रहे थे, जो इंटरव्यूज देखते थे, यार सोच तो ले करना क्या तुझे। तो उतने में बट आदत हो गई थी कि यार कोड करने लग जाते थे इतने में। तो हो गया था कोड। इधर आई थिंक गुड़गांव में उस टाइम ऑफर था, तो घर पे बोला कि गुड़गांव में जॉब मिल गई है। तो घर वाले बोले फिर उधर क्यों बैठे हो, पैसा बात कर रहे हो, आ जाओ। तो फिर जैसे ही फ्लाइट चालू हुई कोविड में, तो गुड़गांव में आ गए। घर है दिल्ली में, तो यहीं पर रहने लग गए। एंड उसके बाद आई थिंक अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। नहीं, ये दिस इज ज़ूपी राइट? हाँ, दिस इज ज़ूपी गॉट इट। फाइनली। तो फर्स्ट कंपनी टेल्स्ट्रा एज अ जॉब, उससे पहले इंटर्न में रिंग नैनो सिस्टम्स, देन फाइनली एक पिनियम थी वो टेक्सटाइल वाली, देन दिस इज ज़ूपी। एंड यहाँ पे यू हैव बीन फॉर नाउ आई थिंक अब 5 ईयर होने वाले हैं। सही में? हाँ ब्रो दैट्स इनसेन। ठीक है। एंड व्हेन यू जॉइंड ज़ूपी, हाउ बिग वाज द टीम? सो जब ज़ूपी ज्वाइन किया था तो 7 मेंबर्स थे, एंड आई थिंक आई वाज 7th मेंबर इन टेक टीम। गॉट इट। बाकी वैसे लोग थे, मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट एंड काफ़ी लोग थे, बट टेक में मैं 7वां बंदा था। एंड उसके बाद आई थिंक उसी टाइम पे काफ़ी सारी हायरिंग हुई थी, नए लोग आए थे, गॉट इट। बट मैं 7th बंदा था। उसके बाद ही आई थिंक 1 महीने बाद अब हमारे प्रिंसिपल आर्किटेक्ट वगैरह भी ज्वाइन किए थे। तब प्रिंसिपल आर्किटेक्ट नहीं थे, बट अब बन गए। तो उस टाइम पे ही इमीडिएटली काफ़ी सारे लोग हायर हुए थे, तो काफ़ी सही टीम थी जो स्टार्टिंग टीम बनी थी। गॉट इट। एंड अभी कितनी बड़ी टीम है? अभी आई थिंक वी हैव ग्रोन टू मोर देन 120 क्रॉस कर चुके होंगे। नाइस। तो ऑल्दो वो नंबर घटता बढ़ता रहता है, बीच में काफ़ी लोग छोड़ के भी गए हैं, नए आए भी हैं। तो आई थिंक मोर देन 200 पीपल आई माइट हैव इंटरेक्टेड विद। काफ़ी लोगों को ऑन बोर्ड मैंने खुद ही किया है, तो काफ़ी देख ली हैं चीज़ें ज़ूपी में। वेरी नाइस। एंड हाइपर स्केल देखा ना आपने यहाँ पे? हाँ, हाइपर स्केल देखा है। तो ऐसा था कि पहले हम जो चीज़ें करते थे, स्केल एक्चुअली चेंजेस एवरीथिंग। राइट।
तुम जो चीज़ें पहले करते हो तुम मतलब जब स्केल नहीं होता है, मजे में करते हो, हाँ, अपने हिसाब से बना देते हो, राइट राइट, practice एंड जो भी कोड तुम लिखते हो ना, पहले ऐसा था कि मैं पिछली कंपनी में जो कोड लिखता था देयर वाज नो स्केल, क्योंकि B2B ट्रांजेक्शन है, B2C लॉन्च ही नहीं हुआ था, स्केल बढ़ा ही नहीं था। तो जो मैं कोड यहाँ लिख के देता था ना, कोड रिव्यू में ऐसी ऐसी चीज़ें बोली जाती थी कि यार ये तो स्केल नहीं करेगा, ये फट जाएगा, ये फट जाएगा, ये फट जाएगा। एंड आई थिंक मेरा एक कोड था इनवॉइसेस जनरेशन वगैरह टाइप का, उसमें मेरे को 50 से ऊपर कमेंट्स आए थे कि ये स्केल पर फट जाएगा। हर जगह कमेंट, ये स्केल पर फटेगा, ये स्केल पर फटेगा, ये स्केल पर फटेगा। तो ऐसा था कि जैसे ही स्केल चेंज होता है तुम्हारा, रियल लाइव सिस्टम आता है, तुम्हारा कोड करने के तरीके, तुम्हारी क्वेरीज, डेटाबेस क्वेरीज, तुम्हारी एल्गोरिदम्स, किस तरीके से तुम डेटा स्ट्रक्चर बना रहे हो, सब चेंज हो जाता है। राइट। तो स्केल मैटर करता है, एंड स्केल पे सारे डिसीजंस बदल जाते हैं। किस तरीके से तुम डेटा स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हो, कैसे डेटाबेस में स्टोर कर रहे हो, सब बदल जाता है। राइट। तो आई थिंक वो पहला झटका लगा था कि यार क्या ये तो मेरा कोड तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि ऐसे मैं लिख दूँ तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कोड है, सब बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल एज इट इज़ दिख रहा है कि हाँ ये चलेगा, बट ये फटेगा कैसे मुझे पता नहीं चल रहा। तो फिर धीरे धीरे स्केल वाली चीज़ें पढ़नी शुरू की थी कि यार स्केल होता क्या है एंड व्हाट हैपन्स एट स्केल। ठीक है, आपका डेटाबेस कैसे क्रैश करता है, क्योंकि डेटाबेस एक सेंट्रल एंटिटी होता है तुम्हारे सिस्टम में, एंड एप्लीकेशन तो आप कितना भी स्केल कर लो, कोड कितना भी स्केल कर लो, बट आपका डेटाबेस सेंट्रल है, तो आप जो भी क्वेरीज लिख रहे हो या कोड लिख रहे हो, इट शुड कंसिडर दैट कि एक आपका सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेलियर है, तो वो स्केल पे कैसे चलेगा। करेक्ट। तो इंडेक्सिंग, डेटाबेस इंडेक्सिंग वगैरह उस सब टाइप के कमेंट्स थे काफ़ी सारे। तो आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं स्केल पे, एंड वो धीरे धीरे प्रोग्रेशन रहा, काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। पहले नॉर्मल कोडिंग वगैरह, प्रोडक्ट्स वगैरह बनाए, एंड आई थिंक एक गेम भी लॉन्च की थी मैंने, उसमें जस्ट हेल्प कर रहा था मैं लॉन्च करने में। समबडी एल्स वाज डूइंग द गेम प्ले लॉजिक एंड ऑल, बट उसको लॉन्च कराने में हेल्प की थी। देन उसके बाद आइडिया लगा था कि आप प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करते हैं, देन आप यूज़र्स कैसे एक्वायर करते हो, यूज़र्स एक्वायर करने में आपका कितना खर्चा होता है। राइट। तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं उस टाइम पे कि आप बिजनेस से, मतलब एक जब भी हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते थे तो पूरी एक बिजनेस लाइन लॉन्च होती थी, तो उसे लाइन ऑफ बिजनेस बोलते हैं अपन लोग। तो काफ़ी लर्निंग थी। ये ज़ूपी में कह रहा ये सब ज़ूपी में हुआ था। देन उसके बाद आई थिंक धीरे धीरे हमने ऐसा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी शुरू की चीज़ों की। ऐसा था कि एक बार हम कुछ डिप्लॉयमेंट्स कर रहे थे, तो एक बड़ा क्रैश आया था हमारा, राइट। तो उसके बाद ऐसा हुआ था कि ओवरऑल कंपनी में डिसीजन आया कि वी शुड अपस्किल आवरसेल्व्स, कि इस तरीके के दिक्कतें या क्रैशेस, बड़ा क्रैश कभी ना आए, राइट। तो उस टाइम पे काफ़ी सारे लोग जो उस टाइम पे कंपनी में थे, दे ऑल टुक अप दिस चैलेंज कि यार चीज़ें फटती हैं तो उन्हें सही कैसे करना चाहिए। बेसिकली डिजास्टर रिकवरी और कुछ भी स्केल पे चीज़ें फटती है, हाउ विल यू हैंडल, ठीक है, रिकवर सिस्टम को कैसे करोगे। तो सबने पढ़ना शुरू किया, मतलब जो भी चीज़ें फटी थी उसमें हमने RCA लिखा, एंड उस टाइम पे ही हमने RCA का सिस्टम चालू किया था। आई थिंक RCA रूट कॉज एनालिसिस होता है, तो वो हर कंपनी में होता है, उसे पोस्टमार्टम एनालिसिस भी बोलते हैं, एंड इट शुड बी बेसिकली ब्लेमलेस। तो वो पहली बार कल्चर में आया था कि तुम कुछ एक सिस्टम बना रहे हो कि कुछ भी चीज़ें ख़राब होती हैं, देन यू शुड डू द रूट कॉज एनालिसिस। उसका अच्छे से तुम एनालिसिस लिखो, क्या क्या हुआ टाइमलाइन के साथ, राइट। तो वो हमने लिखी। देन उसमें जो जो चीज़ें हमें नहीं पता थी, फिर हमने पढ़ना शुरू किया कि यार ये कंडीशन बनती है तो हम कैसे रिकवर करते हैं, ये कंडीशन बनती है तो कैसे रिकवर करते हैं। तो उसमें काफ़ी सारे हमने खुद भी गलतियाँ की थी, ह्यूमन एरर्स भी थे, और हमने काफ़ी सारी चीज़ें कंसिडर नहीं की थी, राइट। तो बड़े बड़े डाउन टाइम, 7-8 घंटे के डाउन टाइम कोई भी बिजनेस हैंडल नहीं कर सकता, करेक्ट। तो यही था कि सारे लोग अप स्किल करेंगे अब। तो उस टाइम पे हमने पढ़ना शुरू किया, काफ़ी सारे लोगों ने, जितने भी लोग थे, फ्रॉम SD to SD1 टू टेक्निकल आर्किटेक्ट, जो भी लोग हैं सब लोग पढ़ना शुरू कर दिए। उसके बाद जो भी चीज़ें आती थी हमने प्रोसेसेस वगैरह बनाना शुरू कर दिए, चीज़ें ऑटोमेट कर दी कि कोई भी ह्यूमन एरर की वजह से दिक्कत ना आए। तो ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट्स वगैरह तब हमने बिल्ड करना शुरू किया कंपनी में, ताकि कोई भी ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट्स, रोल बैक्स, वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करना शुरू किया। काफ़ी सारी बैश स्क्रिप्ट्स लिखी हमने। तो वी डिडंट हैव ए डेडिकेटेड डेवऑप्स टीम। तो डेवऑप्स टीम, आई थिंक डेवऑप्स का काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा जो फ्रेशर्स हैं। तो डेवऑप्स इज़ ए वेरी गुड फील्ड राइट नाउ। तो डेवऑप्स ऐसा फील्ड है जो डेवलपर्स का दिमाग ना खपे
उस चीज को बहुत हेल्प करता है Correct. कि दे आर बेसिकली बैक एंड ऑफ बैक एंड, ऐसा Right. मान लो। तो जो बैक एंड डेवलपर्स हैं दे कैन कोड पीसफुली एंड डेवऑप्स टीम कैन easily handle all the things that they should not worry about, जैसे एक्सेस मैनेजमेंट हो गया, आपका रिसोर्स एलोकेशन हो गया, आपकी कॉस्ट मैनेजमेंट हो गई क्लाउड की। तो ये बैक एंड डेवलपर्स अगर इस चीज़ में घुस जाए तो वो एक्चुअल जो आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट है उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा ही था कि धीरे धीरे हमारी डेवऑप्स टीम बनना शुरू हुई थी, बट उस टाइम पे कोई डेवऑप्स टीम नहीं थी। सो वी यूज्ड टू राइट बैश स्क्रिप्ट्स आवरसेल्व्स। हमारा कोई जेनकिंस वगैरह नहीं था, कुछ नहीं था। हमने AWS में कोड डिप्लॉय की सर्विस यूज़ कर ली थी। तो धीरे धीरे हम टूलिंग बनाना शुरू करने लगे कि हम प्रोसेस ले आते हैं कि कोई भी चेंज विदाउट रिव्यू नहीं जाएगा, जो भी डिप्लॉयमेंट करोगे उसका एक डिप्लॉयमेंट प्लान बनेगा। तो धीरे धीरे प्रोसेसेस बने, हमने अब स्किलिंग करना शुरू कर दिया। कोई भी इशू आता था उसका बहुत डीप रूट कॉज एनालिसिस करते थे, उससे काफ़ी लर्निंग मिली थी। तो ऐसा था कि आपको सिस्टम की नॉलेज हो रही है, आपको बहुत ही स्क्रैच से चीज़ें आप पढ़ रहे हो। मतलब हमारा ऐसा होता था कि आप बड़े लेवल का एक इशू देख रहे हो, देन यू कीप डिगिंग डाउन इनटू बेसिक्स, तो आप बेसिक कंप्यूटर साइंस पे पहुंच जाते हो इन द एंड, ठीक है। एंड देन इट कम्स टू बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल सिस्टम्स, इन सब पे आप एंड में पहुंच जाते हो, नेटवर्किंग किस तरीके से काम करती है। तो जितने भी लोग थे उस टाइम पे मतलब उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा, उनको लर्निंग में भी काफ़ी हेल्प हुई। अब ऐसा है कि जो उस टाइम पे लोग थे कंपनी में, दे कैन हैंडल ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम एंड टू एंड, कि आप क्लाउड के रिसोर्सेज कैसे एलोकेट करना है, आपको बैकएंड कैसे डिप्लॉय करना है, आपको ऑटोमेटेड सिस्टम्स कैसे बनाने हैं, आपको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, आपको नेटवर्किंग कैसे हैंडल करनी है, आपको कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, सारी चीज़ें वी हैव द नॉलेज नाउ, राइट। तो एक स्टार्टअप में अगर आप स्टार्टिंग से बैठे होते हो तो आप समझ जाते हो कि ये सारी चीज़ें आपको ही बनानी है एंड यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम नई रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो बिजनेस वालों को किसी और को हायर करना पड़ेगा ये चीज़ करने के लिए, एंड दे विल बी स्पेशलिस्ट। वो अपना काम करेंगे शांति से अपने साइलोज में, एंड आपको कुछ नहीं सीखने को मिलेगा। करेक्ट। तो यही था कि हमने खुद ही सीखना शुरू किया वो चीज़ें, एंड अब ऐसा होता है कि कोई भी इशू आ जाए, वी आर एबल टू हैंडल, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई ये क्यों हो सकता है। करेक्ट, राइट। तो वो काफ़ी बड़ा पॉइंट होता है कंपनी में कि आप अगर पहले से ज्वाइन कर रहे हो, आप धीरे धीरे चीज़ें सीखते जाते हो, एंड देन यू बिकम बेसिकली अ वेरी वैल्यूएबल मेंबर ऑफ द टीम। राइट। एंड वो कंपनीज भी तुम्हें तभी वैल्यू करेंगी व्हेन यू आर एबल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, Correct. एंड तुम्हें पैसा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, राइट। राइट। तुम्हें कोड लिखने के लिए पैसा नहीं दिया जाता है, करेक्ट। तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पैसा दिया जाता है। आई थिंक ये सबसे बड़ा पॉइंट है। आई एग्री। राइट। आई थिंक इवेंचुअली डेवलपर्स मतलब जैसे आपके स्टेज पे व्हेन यू बिकम सीनियर, यू आर मोर ऑफ अ पोजीशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, मोर ऑफ Yes. ऑपरेटर देन राइट। अ डेवलपर। हाउ मच कोड आर यू राइटिंग दीस डेज? आई थिंक राइट नाउ मैं बहुत कम कोड लिखता हूँ अभी। आई थिंक लास्ट 5-6 मंथ से काफ़ी कम कोड लिखा है, बिकॉज आई हैव बिकम ए टेक लीड नाउ। तो हमारे प्रोग्रेशन थोड़ी डिफरेंट होती है। टेक लीड इज़ ए मैनेजरियल लाइन अभी, बाकी जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर वाली लाइन होती है, आईसीज के रोल होते हैं, वो SD1, SD2, देन SD3, देन आर्किटेक्ट, देन टेक्निकल आर्किटेक्ट, उस टाइप का रोल रहता है। राइट। तो अभी टेक लीड वाला रोल है मेरा, तो आई एम मैनेजिंग ए लॉट ऑफ थिंग्स। तो मेनली मीटिंग्स, कोड रिव्यूज़ और डिस्कशंस, एंड बेसिकली आपका आर्किटेक्चर वगैरह डिस्कशंस, स्केलिंग डिस्कशंस, उस टाइप की चीज़ें होती हैं। बट कोडिंग काफ़ी कम हो गई है, बट आई एम रिव्यूइंग ए लॉट ऑफ कोड। तो ये तो हो रहा है कि आई एम स्टिल कनेक्टेड टू कोड, ऐसा नहीं कि आई एम फुली इनटू मैनेजरियल लाइन। बट उससे पहले व्हेन टिल लास्ट ईयर आई वाज कोडिंग ऑल डे, मतलब ऐसा है कि दिन रात कोडिंग कर रहे हो। तो जो काम मिला, बेसिकली यू आर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, तुम्हें काम दे दिया, तुम्हें करना है। बट ऐसा नहीं है कि व्हेन यू आर ए इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर यू शुड नॉट हैव लीडरशिप स्किल्स। Right. ऐसा है कि तुम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर भी हो, बट यू हैव ए लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द कंपनी, क्योंकि तुम सिस्टम में काफ़ी पहले से हो। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो सिस्टम्स की तुम्हें नॉलेज है वो किस तरीके से चलने चाहिए, उनके इंप्रूवमेंट्स किस तरीके से होने चाहिए। तुम्हें खुद ही डिसाइड करना है कि क्या इंप्रूव करना है नेक्स्ट, राइट। इवन व्हेन आई वाज SD1, आई वाज लाइक डूइंग द ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडिस एंड ऑल। अच्छा। तो कंपनी में हमारे कल्चर ऐसा ही है कि हम डेजिग्नेशन से किसी बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे स्ट्रिक्ट नहीं कर देते अच्छा। कि तुम सिर्फ मीटिंग्स ही लोगे, वैसा नहीं है। एंड आई एम स्टिल एक्टिंग एज ए DBA, पार्ट टाइम DBA। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिमिलर ही रहती हैं। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते, आपकी डेजिग्नेशन चेंज हो गई है तो। एंड एवरीवन, जो भी हमारे इंजीनियरिंग मैनेजर्स वगैरह भी है, देर आर ऑल्सो वेरी गुड ICs, राइट। दे नो हाउ टू कोड, दे नो every part of our system, right?
मतलब जो भी उनके डोमेन में आता है दे नो ऑल अबाउट इट, उन्हें टेक्नोलॉजी की भी काफ़ी नॉलेज है. सो सबको इंजीनियरिंग आनी चाहिए, ये ज़रूरी है अब क्या, राइट. एंड अपने HD1s HD2s एवरीवन कैन हैंडल एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट. तो ये स्टार्टिंग से ही था. एंड आई थिंक अभी धीरे धीरे प्रोसेसेस बन जाएंगे तो लोग थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेग्रीगेट हो जाएगी कि आपको ये एक्सेस नहीं मिलेगा. एंड आई थिंक डेटाबेसेस वगैरह के एक्सेस भी बहुत लिमिटेड लोगों को देते हैं. वो तभी मिले थे क्योंकि तुम हैंडल कर रहे थे वो चीज़ें. एंड इवन आई डोंट टेक एक्सेस नाउ ए लॉट ऑफ, क्योंकि अब तुम छेड़ना नहीं चाहते वो चीज़ों को जानबूझ के. सो ए लॉट ऑफ एक्सेस मैनेजमेंट इज मैनेज बाई डेवऑप्स टीम. तो आपको करवाना है तो आप प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू जाओ, रिव्यू के थ्रू जाओ, वही बेस्ट रहता है. क्योंकि स्केल पे जब गलती से तुमने अकेले चेंजेस कर दिए तो कुछ भी क्रैश कर सकता है. एंड यू माइट इवन नॉट नो कि क्या चीज़ नहीं गई है, राइट. सो कोई भी चेंज आता है तो मल्टीपल टीम से डिस्कशन होके ही जाता है. गॉट इट. तो लर्निंग के मामले में, काम करने के मामले में अपने डेजिग्नेशन से कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे. आप अगर टेक लीड हो तब भी आप कोड कर सकते हो, आप इंजीनियरिंग मैनेजर हो तब भी कोड कर सकते हो. गॉट इट. राइट. एंड मेनली थोड़ा एक्सप्लोरेशन के लिए तो कोडिंग करता ही हूँ मैं. तो अभी जेन AI वगैरह काफ़ी आ रहा है तो उससे भी मैं थोड़ा बहुत कोडिंग वगैरह करा के, जैसे टाइम की बहुत कमी होती है तो मेरे को पता है क्या कोड करना है, बट आई एम लेजी कि मेरे को इतना कोड खुद नहीं करना है अपने हाथ से. तो मेरे को पता है कि क्या प्रॉम्प्ट करना है, क्या कोड आएगा, ये भी पता है. एंड आई जस्ट नीड टू अप्लाई. राइट. तो एक्सप्लोरेटरी कोडिंग हो रही है, बट वैसे मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा. बट आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू द टूलिंग, राइट. डेवलपर एक्सपीरियंस जो होता है एक कंपनी में, तो ये भी कंपनी में तुम स्क्रैच से धीरे धीरे इम्प्रूव करते हो. करेक्ट. तो डेवलपर एक्सपीरियंस के जो टूल्स होते हैं उन पे मैं काफ़ी काम करता हूँ. कि मान लो कोई पाइपलाइंस वगैरह सही से नहीं चलती है, Correct. कुछ पाइपलाइंस में हम ऑप्टिमाइजेशंस कर सकते हैं. कोई पाइपलाइन 5 मिनट लेती है तो उसको 2 मिनट में करना है, राइट. अपने डॉकर कंटेनर से 2 GB के है तो उसको 200 MB में लेकर आना है. उस टाइप के ऑप्टिमाइजेशन मैं देखता रहता हूँ सिस्टम से. एंड आई थिंक एक चीज़ होती है एप्लीकेशन मॉनिटरिंग. आई थिंक वो फ्रेशर लेवल पे नहीं चीज़ें पता चलती, बट कोई भी आप एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हो इन ए रियल टाइम सिस्टम तो आपकी मॉनिटरिंग होती है कि आपका सिस्टम्स कैसे चल रहे हैं, कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, कितने API रिक्वेस्ट हो रही हैं, कितने डेटाबेस कॉल्स हो रहे हैं. सो यू हैव टू कीप मॉनिटरिंग दोस आइटम्स. एंड उसमें कुछ भी अनोमली आती है तो आपको चेंजेस क्या करने हैं, आपका क्या गलत कोड चला गया, राइट. तो वो चीज़ें फिक्स करवाना. तो ब्रॉड लेवल पे आपको चीज़ें देखनी पड़ती हैं. तो उस टाइप का मेरा रोल है कि ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए सिस्टम में. राइट. वेरी कूल मैन. तो सही है मतलब. एंड व्हाट डज एन SD1 लाइफ लुक लाइक? वो प्रोडक्ट पे काम करते हैं. तो मैं अपना HD1 का बता देता हूँ. तो उस टाइम पे आई वाज कोडिंग ए लॉट ऑफ फीचर्स, कि तब ऐप नई ही थी हमारी. Right. तो बहुत सारे फीचर्स नहीं थे. पेमेंट्स में आपके मल्टीपल एग्रीगेटर्स नहीं है, राइट. आपके मतलब बेसिकली आपका एक ही पेमेंट एग्रीगेटर है तो फेल अगर होगा तो फट जाएगा. Right. तो मल्टीपल एग्रीगेटर्स डालना, आपके इनवॉइसिंग फीचर्स बनाना, राइट. और भी प्रोफाइल पिक्चर वगैरह वाले फीचर्स बनाना, यूज़र नेम्स. तो काफ़ी सारे बहुत बेसिक फीचर्स डेवलप किए थे व्हेन आई वाज HD1. फिर ये था कि मेरे को CTO ने बहुत जगह पुल कर लिया कि अब तुम छोड़ो ये छोटे मोटे काम, एक नई ऐप बनाते हैं. तो आई बिल्ट ए न्यू गेम फ्रॉम स्क्रैच. तो उसमें स्क्रैच से पूरा गेम का एल्गो लिखना, देन फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट करना. तो ये कोविड के टाइम में किया था. इवन मेरे को कोविड हो गया था, उस टाइम पे कर रहा था. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था वो गेम. एंड जब तुम गेम या कोई नया प्रोडक्ट बनाते हो ना तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइम होता है, राइट. एंड उस टाइम पे ऐसा होता है कि तुम अगर वो प्रॉब्लम काफ़ी टफ है, सो यू डोंट वांट दैट प्रॉब्लम टू गो अवे फ्रॉम योर माइंड. करेक्ट. तो ऐसा था कि मैंने उसको कंटिन्यूसली किया. इवन वीकेंड्स आ गए थे, क्योंकि वो प्रॉब्लम ऐसी थी अगर दिमाग से तुम्हारे 2 दिन के लिए गायब हो गई तो वापस उस पर पहुंचना काफ़ी मुश्किल हो जाता. राइट. तो उसको विद इन 2 weeks कंटिन्यूसली विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक वो गेम का पूरा बैकएंड लिख दिया था. अच्छा. तो मैंने अकेले लिखा था वो, फिर एक बंदा बाद में ज्वाइन किया था. उसके बाद हमने उसको इम्प्रूव किया था. तो फिर एक गेम बनाई थी, उस गेम को लॉन्च किया, थोड़ा सा स्केल किया. उस पर जब यूजर्स आने लगे देन आई मूव टू द स्केलिंग टीम. सो वी हैव ए इंफ्रास्ट्रक्चर टीम. अभी उसका नाम प्लेटफॉर्म टीम कर दिया. तो तब हम इंफ्रा टीम एक बनाई थी जिसमें हम स्केलिंग देख रहे थे. तो ऐसा था कि वी वर प्लानिंग टू स्केल द कंपनी नाउ, कि आपका बढ़िया बिजनेस चल रहा है, आपके कस्टमर्स आ रहे हैं, नाउ वी नीड टू स्केल थिंग्स. एंड स्केल भी ऐसा नहीं कि आपको 2x करना है. प्लान बनाया कि 10x स्केल पे अपना सिस्टम चलना चाहिए, राइट.
तब पहली बार मैंने डेवऑप्स वाला काम पकड़ा था, तो आई वॉज स्टिल SD1 आई थिंक। उसके बाद मैंने डेवऑप्स वाला काम पकड़ा, काफ़ी सारी बैश स्क्रिप्ट लिखी, पूरा अपना प्रोडक्शन जैसा लाइव सिस्टम बनाया। देन उसके बाद वी यूज्ड टू डू परफॉर्मेंस टेस्टिंग, तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग की स्क्रिप्ट्स में कंट्रीब्यूट किया, काफ़ी बड़ी टीम थी, काफ़ी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, एंड वी यूज्ड टू रन API टेस्ट ऑल डे लॉन्ग, जैसा प्रोडक्शन का ट्रैफिक है उसको सिमुलेट करने का ट्राई करते थे। राइट। उस टाइम पे हमने बहुत सारे प्रोडक्शन डेटाबेसेस फाड़े, मतलब प्रोडक्शन डेटाबेसेस नहीं, सिमिलर टू प्रोडक्शन डेटाबेसेस फाड़े। तो हमें काफ़ी सारे एरर्स दिखते थे या इश्यूज दिखते थे कि बॉटलनेक्स क्या है अपने सिस्टम में। तो वो बॉटलनेक्स ढूंढते ढूंढते एंड उनको फिक्स करते करते हमारी लर्निंग काफ़ी अच्छी हो गई। तो हम कर्नल लेवल तक पहुंच जाते थे कि कर्नल लेवल पे आपका डेटाबेस फट रहा है, उस तक के लॉग्स हमें देख के समझना पड़ जाता था कि यार कौन सा सिक फॉल्ट आया है या वो सब आया है। वो सारी चीज़ें देख देख के डीप डाइव करके कि ये डेटाबेस चलता कैसे है, ये रेडिस चलता कैसे है, मोंगो चलता कैसे है, मोंगो में कौन से पेज फॉल्ट्स आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखना डिटेल में। एंड फिर अपने विजुलाइजेशन टूल्स वगैरह भी लगाए, ग्राफाना, प्रोमीथियस एंड ऑल। तो हम डिस्क लेवल के मैट्रिक्स भी देखते थे कि आपका डिस्क IO कब बढ़ रहा है, राइट, आपके वायर टाइगर के राइट्स वगैरह कब बढ़ रहे हैं, राइट, टिकट साइज कितना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम बहुत लो लेवल पे देखने लग गए, एंड देन उससे हमें समझ आने लगी कि यार ये चीज़ें अभी भी हमारे सिस्टम में चल रही है, प्रोडक्शन सिस्टम में भी काफ़ी सारे बॉटलनेक्स चल रहे हैं जो हमें दिख नहीं रहे थे अभी तक। राइट। तो हमने काफ़ी सारे डैशबोर्ड्स वगैरह लगाए, एंड देन स्लोली वी बेसिकली इम्प्रूव्ड आवर सिस्टम बाय रिमूविंग द बॉटलनेक्स वन बाय वन। गॉट इट। एंड हमने काफ़ी आई थिंक 7-8 महीने के एफर्ट में हमने काफ़ी सारे बॉटलनेक्स हटा दिए, एंड आवर सिस्टम वाज एबल टू स्केल अप टू 7x, ओके। राइट। तो वो काफ़ी अच्छा एफर्ट था, एंड उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी भी थी, बट उसमें कॉस्ट भी काफ़ी आई थी कि आप क्लाउड रिसोर्सेज काफ़ी एलोकेट करते हो Right. बैक टू बैक पे। राइट। बट ये था कि कंपनी ने सपोर्ट किया कि भाई इफ़ यू नीड टू स्केल देन यू नीड टू डू दिस थिंग्स, यू नीड टू डू दिस एक्सपेरिमेंट्स एंड लर्न। लोगों को सीखने को मिलेगा कि कैसे करते हैं एक सिस्टम को स्केल। करेक्ट। उसके बाद से आई थिंक हम इंक्रीमेंटली अब चीज़ें देखते हैं और सीखते हैं। Thank you, Sumit. This was great. Bye, guys.